डिस्टर्ब नहीं करना, पहले पूरा सेक्शन होने देना है, फिर आप जो भी पूछना पूछ सकते हो, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सो लेट्स स्टार्ट। गिव द हेडिंग सेक्शन 6। सेक्शन 6 सो ये किसकी बात करता है? डिसएबिलिटी की। डिसएबिलिटी, ठीक है। सो डिसेबिलिटी के लिए हमारे पास बेसिकली 3 सेक्शंस हैं जो कि लिमिटेशन, इंडियन लिमिटेशन एक्ट में है। लिमिटेशन एक्ट दैट इज सेक्शन 6 जो कि लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है। सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी। सेक्शन 7 डिसेबिलिटी ऑफ सेवरल पर्सन्स की बात करता है। disability of several persons। सेक्शन 6 बात करता है एक बंदे की जो कि लीगली डिसेबल्ड है, ठीक है। सेक्शन 7 बात करता है अगर एक से ज्यादा बंदे हैं जो कि लीगली डिसेबल्ड है, ठीक है। सेक्शन 8 बात करता है स्पेशल एक्सेप्शंस। स्पेशल एक्सेप्शंस, ठीक है। अब हमें क्यों जरूरत पड़ी सेक्शन 6 की, पहले तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास सारा लिमिटेशन लॉ था, ठीक है। सेक्शन 5 में भी हमने कह दिया सफिशिएंट कॉज में हम टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? लेट्स से ए है, ठीक है, उसको पीरियड ऑफ लिमिट, उसने सूट फाइल करना है। सूट फाइल करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। ए ने सूट फाइल करना है फॉर सम इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। जो आपका पीछे शेड्यूल दिया है उसको कितना टाइम दिया जाता है? 12 साल, ठीक है। सो 12 years, राइट। अब लेट्स से जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, व्हेन कॉज ऑफ एक्शन अरोज, उस टाइम पे वो जो इंसान है वो एक आम इंसान नहीं है। आम इंसान इन द सेंस उस पे कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं सबसे सौखी वाली कि वो माइनर है। पहली बात तो डिसेबिलिटी क्या होती है? आपके सेक्शन 6, 7, 8 के हिसाब से सिर्फ 3 ही डिसेबिलिटीज हैं जो लिमिटेशन के केस में एप्लीकेबल होती है। कौन सी? माइनर। सो बेसिकली आपने देखना या तो माइनर होगा या कम दिमाग का होगा, इन दोनों पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो वी हैव 3 माइनर, इनसेन एंड ल्यूनाटिक, ठीक है। सो लेट्स से कॉज ऑफ एक्शन जब अरोज हुआ, ये अंडरलाइन कर लेना, ये कहानी में इंपॉर्टेंट होता है कि जिस टाइम कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस टाइम आप पे क्या थी? डिसेबिलिटी। अब जनरली हम क्या कहते हैं? लिमिटेशन बिगिंस टू रन, कब से शुरू होता है? अगर नॉर्मली हम बात करें, बिगिंस टू रन फ्रॉम date of cause of action, from the date of accrual of cause of action। नॉर्मल इंसान की बात करें और लिमिटेशन को जब हम पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, और हम कहते हैं ना ए ने बी को पैसे दिए, जिस दिन बी मुकरा कि मैंने नहीं पेमेंट करनी, तब से क्या स्टार्ट होता है आपका? कॉज ऑफ एक्शन एंड लिमिटेशन, ठीक है। बट ऐसे केस में सेक्शन 6 क्या है? Section 6 is an exception. Section 6 is an exception because यहाँ पे आपका जो टाइम है कब स्टार्ट हो रहा है? Where time does not run from cause of action. Time does not run from cause of action, rather runs from a subsequent date. Subsequent date means बाद में, so that means time यहाँ क्या हो रहा है? extend, ठीक है। so cause of action से आपका limitation period नहीं start हो रहा, आपका कब start हो रहा है? subsequent date से। कौन सी date? on which disability ceases, on which disability ceases। तो अगर हिंदी में इसको समझे, दैट मीन्स जिस दिन आपकी डिसेबिलिटी खत्म होती है उस टाइम से आपका लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट किया जाए, ठीक है।
अब लेट्स से यहाँ हमने माइनर की एग्जांपल दी थी, राइट? तो माइनर के केस में यहाँ कब स्टार्ट होगी काउंटिंग? सो दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन ही बिकम्स अ मेजर। तो जो आपकी काउंटिंग करनी है किस चीज की, ऑफ 12 ईयर्स, हमने 12 साल का कहा था ना लिमिटेशन पीरियड इस केस में। सो दैट काउंटिंग ऑफ 12 ईयर्स बिगिंस फ्रॉम देम, ठीक है? दैट बिगिंस फ्रॉम देम। इसलिए हमने रखा है बिकॉज जो डिसेबल्ड बंदा होता है, नाम से ही पता लग रहा है, डिसेबल्ड माइनर को हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कहा है ना, सेक्शन 10, 11 कि इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? ल्यूनेसी, इडियट, ये सबको हमने रखा है इन कैटेगरीज में। क्यों? बिकॉज हम इनको लीगली डिसेबल्ड मानते हैं। माइनर इवन कैन केस फाइल कर सकता है किसके थ्रू? सीपीसी का कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर 33 एंड 32, ठीक है? जिसमें वो नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट करके केस फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो डिसेबल्ड है, वो केस नहीं फाइल कर सकता, वो केस फाइल कर सकता है, बट उसके पीरियड ऑफ लिमिटेशन में हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करके टाइम देते हैं, बिकॉज हम उसको एक इमेच्योर माइंड का मानते हैं, माइनर को भी। और वो तो इमेच्योर हुए जो इनसेन है और इडियट है, तो हम कहते हैं जब तक वो नॉर्मल माइंड के नहीं हो जाते तब तक उनका लिमिटेशन पीरियड रोक दो, बाद में जब वो नॉर्मल होते हैं वहां से आपने कैलकुलेशन शुरू कर दो। अब यहाँ स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझ आता है, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है, सो हम इसके सारे चार्ट्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि लीगल डिसेबिलिटी होती क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी, लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है? दैट इज recognized by court, recognized by court, and period of limitation is extended in this case. Period of limitation is extended in this case. तो पहला पॉइंट ये कहता है लीगल डिसेबिलिटी उसको कहते हैं जिसको कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है। आपको देखने में लग रहा है बंदा डिसेबल्ड है, वो नहीं डिसाइडेड फैक्टर। ये कोर्ट ने 3 जनों को बोल दिया कि रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट है और इनके केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा? एक्सटेंड। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दिस इज एन इनएबिलिटी टू सू, इनएबिलिटी टू सू, ठीक है? Now let's start with the category section 6 subclause 1। उसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक तो माइनॉरिटी, दैट इज कोई माइनर है, ये लीगली डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है? LD करके टिक करते जाना, आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, राइट? देन इज ल्यूनेसी, दैट इज इनसेन, ठीक है? वो लीगली डिस्क्वालिफाइड है, राइट? इडियसी, दैट इज इडियट, वो भी लीगली डिस्क्वालिफाइड। ये तीनों को हमने सेक्शन 6 के अंडर क्या कंसिडर किया है? लीगली डिस्क्वालिफाइड। सो सबसे पहला पॉइंट जब आपको स्टोरी आती है, आपने देखना है या वो माइनर होना चाहिए, या वो ल्यूनेटिक होना चाहिए, या इडियट होना चाहिए। अब ल्यूनेटिक और इडियट में क्या फर्क होता है? यस, इडियट बेसिकली जिसको नहीं पता वो लिख सकता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है दैट इडियट बाय बर्थ मेंटल इनसफिशिएंसी होती है। इडियट के केस में बाय बर्थ मेंटल इनसफिशिएंसी होती है। इनसेन के केस में फ्रीक्वेंट इंटरवल्स ऑफ इनसफिशिएंसी, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स ऑफ इनसफिशिएंसी, ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट कवर्ड हो गया कि हमारे पास ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि लॉ ने कह दिया डिसेबल्ड है। अब इस केस में क्वेश्चन आता है तो ये सूट फाइल कब करेंगे, ठीक है? सूट फाइल कब करेंगे, कब से इनका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है? तो माइनर के केस में है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज टू बी रेकन्ड। भाई अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, किसी को कंफ्यूज मत कर देना। Everybody needs to understand. हाँ जी कुदरत, हाँ जी कुदरत, स्पीकर।
मोस्ट वेलकम टू अस, ठीक है। सो बेसिकली इसमें प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज टू बी रेकन्ड, रेकन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटेड, ठीक है। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज गेटिंग मेजॉरिटी, जिस दिन वो 18 साल का हो जाता है, क्या उस दिन से या उसके अगले दिन से होता है, जिन्होंने लिमिटेशन पूरा पढ़ा हो, जिस दिन वो 18 का हो जाता है उस दिन से स्टार्ट हो जाता है लिमिटेशन। जब आप कैलकुलेट करते हो फिर आपको लिमिटेशन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, पढ़ते जाओ। चलो अभी आगे वाले सेक्शंस में आएगी ये चीज, ठीक है। सो बेसिकली इसमें आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज टू बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ हिज गेटिंग मेजॉरिटी। ल्यूनेसी के केस में कब होता है, व्हेन ही बिकम्स अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, व्हेन ही बिकम्स अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, सेम इज इन द केस ऑफ इडियट, ठीक है। इसमें रीजन क्या दिया है कोर्ट ने, जब ये सेक्शन फ्रेम हुआ था उन्होंने रीजन ये दिया है बिकॉज दे आर हैविंग डेफिसिट मेंटल कैपेसिटी, दे आर हैविंग डेफिसिट मेंटल कैपेसिटी। तो इनके केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन को क्या किया जाएगा, एक्सटेंड, ठीक है। यहाँ एक और क्वेश्चन है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे होता है, जो कहता है कि मैं पागल हूँ या कहता है कि मैं माइनर हूँ, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी क्लेमिंग इट। यहाँ तक है आपका इस सेक्शन का बेसिक आउटलाइन, ठीक है। सेक्शन 6 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 6 किस चीज की बात करता है, डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी क्या चीज होती है, दैट मीन्स आप केस नहीं उस टाइम से फाइल करके लिमिटेशन को स्टार्ट करवा सकते। केस फाइल कर सकते हो थ्रू योर नेक्स्ट फ्रेंड एंड ऑल, बट आप यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड को बेसिकली रुकवा सकते हो, राइट। सो इसमें 3 कैटेगरीज आती है, माइनॉरिटी, ल्यूनेसी एंड ईडीएसी। तो ये कब से स्टार्ट होगा लिमिटेशन पीरियड, जिस दिन से आपकी डिसेबिलिटी क्या हो जाएगी, सीज, राइट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ से स्टार्ट होगा इसका स्कोप। पहले 6(1) को रीड करो, फ्रॉम द बेयर एक्ट। सो बेसिकली इसमें स्कोप स्टार्ट करते हैं। पहले 6(1) और एक्सप्लेनेशन का करेंगे। स्कोप में आपका क्या क्या चीजें, सेक्शन 6 किस पे अप्लाई होता है, सूट पे अप्लाई होता है, रीड कर लो दोबारा से, अप्लाई हो रहा है, एंड एप्लीकेशन पे। उस दिन हमने जो चार्ट किया था एक बार उसको भी देखो, उसमें हमने लिखा था ना, सेक्शन 6 से लेके आगे तक जो आपके सेक्शन है सूट पे अप्लाई हो रहा है और एप्लीकेशन पे अप्लाई हो रहा है। जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, अब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली 6 पे क्वेश्चन आता है, पहले आपने देखना है माइनर, इंसेन या इडियट है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है कि वो बंदा प्लेंटिफ होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ अप्लाई करने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है सूट या एप्लीकेशन होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, अपील्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रीएम्पशन सूट्स पे भी ये अप्लाई नहीं होता, प्रीएम्पशन सूट्स पे ये अप्लाई नहीं होता। प्रीएम्पशन सूट्स कौन से होते हैं, कौन से, यस, बेसिकली जिसमें आपका प्रेफरेंशियल राइट अराइज होता है। आपने टीपीए और हिंदू लॉ वगैरह में कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो जिस केस में आपका प्रेफरेंशियल राइट टू अक्वायर द प्रॉपर्टी अराइज हो रहा है, उस केसेस पे भी ये अप्लाई नहीं होते। सो यहाँ स्टार बना लो। बेसिकली सूट पे क्वेश्चन आया तो ये अप्लाई हो रहा होगा, या एप्लीकेशन कौन सी पे आपको क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो आपको इस पे क्वेश्चन होगा जब आपको पेपर में आएगा सॉल्व करने के लिए, सूट पे होगा या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये आपको पता ही है, प्लेंटिफ पे अप्लाई होता है, डिफेंडेंट पे नहीं होता। सो दैट मींस सूट शुड बी ब्रॉट बाय पर्सन, ब्रॉट बाय पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। Suit should be brought by the person under disability, not against
अंडर डिसेबिलिटी, ठीक है, नॉट अगेंस्ट द पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। क्या ये सेक्शन एग्जॉस्टिव है? तो एग्जॉस्टिव है, यस, ठीक है, बिकॉज क्लियरली लिखा है कि सिर्फ यही 3 डिसेबिलिटीज हैं। सो सेक्शन 6 इन इटसेल्फ इज एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है सिर्फ यही 3 टॉपिक्स हैं जिसमें आपको लाइफ डिसेबिलिटी के केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड मिलेगा, दैट इज माइनॉरिटी, ल्यूनेसी एंड इडियसी। नो अदर डिस्क्वालिफिकेशन, नो अदर डिस्क्वालिफिकेशन। क्या इंसॉल्वेंसी के केस में मिलता है? नहीं, ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है इंसॉल्वेंसी पे ये सेक्शन नहीं लगता, ठीक है, इंसॉल्वेंसी पे ये सेक्शन नहीं लगता। अब यहाँ आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या चेक करना, पहले तो हमने चेक कर लिया माइनर, इडियट या ल्यूनेटिक होगा स्टोरी में। नेक्स्ट हमने चेक कर लिया सूट होगा या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होगी, बिकॉज ये आपको टॉपिक समझ आने से ज़्यादा जरूरी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना, ठीक है। सो उसके लिए हम ट्रेस कर रहे हैं सारा बैकग्राउंड। थर्ड पॉइंट है कि सेक्शन 6 जो है दैट अप्लाइज, जिस पे मैं स्टार्स बना रही हूँ ना, आप भी स्टार बनाना, बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये पॉइंट्स आपके काम आने, ठीक है। सेक्शन 6 अप्लाइज ओनली वेयर द पर्सन इज ऑलरेडी अंडर अ डिसेबिलिटी, already under a disability when the right to sue or cause of action occurs. Section 6 applies only when where the person is already under a disability when the right to sue or cause of action occurs. So that means disability सुपरवीन्स सब्सिक्वेंटली, अगर जो डिसेबिलिटी है वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद आती है तो क्या सेक्शन 6 मिलेगा? नहीं। तो वहां पे क्या लगेगा, कौन सा सेक्शन? ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है आपका। हम बात कर रहे हैं कि जो सेक्शन 6 है उसके हिसाब से लेट्स से मेरा कॉज ऑफ एक्शन आज अराइज हो रहा है, तो जिस टाइम अराइज हो रहा है मैं माइनर होनी चाहिए हूँ या मैं ल्यूनेटिक या इडियट होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स से जो डिसेबिलिटी है वो बाद में आती है, तो क्या सेक्शन 6 अप्लाई होता है? नहीं। तो क्या अप्लाई होगा? सेक्शन 9, ठीक है। सेक्शन 9 क्या कहता है कि कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम रहेगा, कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। उसमें हमने पढ़ा था ना, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी विल स्टॉप द रनिंग ऑफ टाइम, ठीक है। सो वहां पे सेक्शन 9 के अंडर ये कवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने चेक करना है पेपर में, दैट द डिसेबिलिटी मस्ट बी कंटिन्यूअस, डिसेबिलिटी मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। सो 6(1) क्या कहता है कि अगर आपका केस आता है तो वो माइनर होना चाहिए या ल्यूनेटिक होना चाहिए या इनसे इडियसी होनी चाहिए। सो उस केस में सूट और एप्लीकेशन पे अप्लाई होगा, अपील्स पे अप्लाई नहीं होगा। ऐसे केस में आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंड। अभी तक हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सॉल्व नहीं किया। जब सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगा कैलकुलेशन एग्जैक्ट करनी कैसे। उससे पहले एक्सप्लेनेशन रीड करो, उसको साथ साथ करना है। सो बेसिकली पहले हम माइनर पढ़ते हैं क्या होता है, दैट इज व्हाई वी हैव रेड द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। माइनर की जब हम बात करते हैं सबको आती है इसकी डेफिनेशन। माइनर कौन होता है? हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। इंडियन लॉ के हिसाब से 18 ईयर्स, अगर गार्डियन अपॉइंटेड है तो 21 ईयर्स, राइट। ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब जो इसका एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 6 का, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6, वो क्या कहता है? दैट फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 6, फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 6, माइनर इंक्लूड
conceive, right? So minor includes a child in the womb. क्यों? Because हम child in the womb को क्या कहते हैं? Person in eyes of law कहते हैं ना, जब आप हिंदू लॉ पढ़ते हो हम उसको क्या कहते हैं? पर्सन इन आईज ऑफ लॉ। वो कंसीव हो चुका है, उसने इस दुनिया में आना है, राइट? सो ये इस केस में टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? टिल ही बिकम्स, लिमिटेशन कब तक एक्सटेंड होती है? टिल ही बिकम्स, माइनर कब तक रहता है? 18 ईयर्स, टिल ही बिकम्स 18 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज मेजर। अगर आपको स्टोरी में जो आपको सॉल्व करने को आएगी कहीं भी माइनर आया और आपको ये बोला गया कि चाइल्ड इन द वूम भी है एक, ठीक है, लेट्स स्टोरी में वो 2-3 बच्चे बनाते होते हैं जब आपसे सॉल्व कराते हैं, दे विल से देयर इज अ चाइल्ड दैट हैज बीन कंसीव्ड, देयर इज अ चाइल्ड इन द वूम। हिंदू लॉ में भी तो आप यही पढ़ते हो ना, वो प्रॉपर्टी के केस में चैलेंज कर सकता होता है, क्यों? क्योंकि वो पर्सन इन आइज ऑफ लॉ होता है। सिमिलरली उसको बेनिफिट ऑफ लिमिटेशन भी मिलता है, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब स्टार्ट होगा जब वो आफ्टर बर्थ 18 ईयर्स का हो जाएगा। इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन को आपको बेयर एक्ट में डाला गया, ठीक है। 1 और एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट? देन वी कम टू 2। 1 एक बार दोबारा रीड कर लो, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैलकुलेट होंगे जब वो मेजर हो जाएगा या वो पागल नहीं रहेगा, तब से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। नाउ लेट्स कम टू 6(2). कैलकुलेशंस बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व को पूरा कर लें। 6(2) बात करता है अगर आपके पास क्या है? 2 डिसेबिलिटीज, ठीक है, 2 डिसेबिलिटीज। अभी तो हमने कहा या माइनर है या इंसेन है या इडियट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 2 डिसेबिलिटीज। लेट्स से माइनर भी है और अनसाउंड माइंड भी, माइनर भी है और अनसाउंड माइंड भी है। दैट मीन्स ओवरलैप कर रही है, मैं 18 साल से कम भी हूँ और मैं अनसाउंड माइंड की भी हूँ। इस पे तो लॉ को तरस खाना ही चाहिए, यहाँ पे तो 2 ही हैं, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और वेयर बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, और before his disability has ceased, he is affected by another disability, इसका मतलब क्या है? लेट्स से माइनर था, ठीक है, क्या कह रहा है आपका बेयर एक्ट? वेयर बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, इससे पहले कि उसकी डिसेबिलिटी खत्म होती, ही इज अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी। 2 सिचुएशंस आ गई, एक तो आई पैरेलल ही है, ओवरलैप हो रही है, या तो माइनर अनसाउंड, 2 चीजें चल रही हैं उसके ऊपर, ठीक है। सेकंड है, लेट्स से माइनर था, उसने क्या हो जाना था? मेजर, ठीक है, उसकी डिसेबिलिटी तभी सीज होनी थी जब वो मेजर हो जाता, पर बिफोर ही अटेन्स मेजॉरिटी क्या हो गया? वो लेट्स से इंसेन हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ बीच में ये वाले टाइम पीरियड में वो क्या हो गया? इंसेन, राइट। सो ये बीच वाले टाइम पीरियड में इंसेन हो गया। तो यहाँ पे आपका लॉ कहता है कि आपको वेट करनी पड़ेगी लिमिटेशन के लिए फॉर बोथ द डिसेबिलिटीज टू सीज, अगर माइनर भी है अनसाउंड माइंड भी है तो वेट करना पड़ेगा कि वो मेजर भी हो जाए और ठीक दिमाग का भी हो जाए। सेकेंड सिचुएशन में माइनर था, मेजर हो रहा था, ठीक है, मेजर हो गया, लेट्स से उससे पहले इंसेन हो गया, तो आपने ये नहीं कहना ये मेजर वाली डेट निकल गई यहाँ से स्टार्ट हो गया, नहीं, जब वो अब पूरा सेन माइंड का हो जाएगा तब तक वेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपने मोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व करते ये देखना है कि उस टाइम पे जब वो बंदा केस फाइल कर रहा है और उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करना, उस पर कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी, ना उस पे ना उसके एलआर पे, ठीक है। ये आपका पूरा सेक्शन 6 हर बंदे पे भी लगता है जो डिसेबिलिटी वाला है और उसके एलआर पे भी
is an interval howsoever short. इसको एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से यहाँ टर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट डिसेबिलिटी होनी थी. टर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट डिसेबिलिटी, ठीक है. सेकेंड डिसेबिलिटी जब आपको हुई, उसके बीच में लेट्स से 1 दिन का गैप है या 20 दिन का गैप है या लेट्स से 1 मंथ का गैप है, ठीक है. आप माइनर से मेजर हुए, ठीक है. मेजर होने के 1 दिन बाद आप पागल हुए, राइट, या 20 दिन बाद पागल हुए या फिर 1 महीने बाद पागल हुए, तो क्या तब भी सेक्शन 6 अप्लाई होता है? सो द आंसर इज टाइम विल बिगिन टू रन. टाइम विल बिगिन टू रन ऑन टर्मिनेशन ऑफ कौन सी डिसेबिलिटी? फर्स्ट डिसेबिलिटी. टाइम will begin to run on termination of first disability and second disability would have no effect. Would have no effect. Termination of first disability and second disability would have no effect. 6(1) क्या कहता है? माइनर हो, इंसेन हो, ये आपका ये तीनों केसेस के केस में आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या हो जाएगा? एक्सटेंड. जिस दिन आप ठीक हो गए, हिंदी में याद रखना, जिस दिन आप ठीक हो गए तब से आपका पीरियड कैलकुलेट होगा. कैलकुलेशन हम अभी करेंगे, ठीक है. सेकंड क्या कहता है कि अगर आपके ऊपर 2 डिसेबिलिटीज हैं, आप माइनर भी हो, लेट्स से साथ में इंसेन भी हो, तो जब आपकी दोनों डिसेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी तब से. या फिर क्या सिचुएशन है कि आप माइनर के उससे पहले एक और डिसेबिलिटी आपको स्ट्राइक करनी. अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसे करके आता है आपको, माइनर हो दैट मीन्स आपके ऊपर डिसेबिलिटी है, ठीक है. लेट्स से आप मेजर हो गए, मेजर होने के 2 दिन के बाद आफ्टर 2 days इंसेन हो गए, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया? गैप, ठीक है. 24 घंटे से ज्यादा का गैप, लेट्स से 1 day से ज्यादा, सो यहाँ पे सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है. यहाँ पे कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी फर्स्ट डिसेबिलिटी के बाद आप कोई बेनिफिट यहाँ पे सेक्शन 6 का नहीं उठा सकते. दिस इज बाय 6 सब क्लॉज 1 एंड 6 सब क्लॉज 2. सो यहाँ बेसिकली लिखो, इफ सेवरल डिसेबिलिटीज coexist, underline the word coexist, underline the word concurrently, coexist concurrently in the plaintiff, coexist concurrently in the plaintiff, comma, time does not commence, time does not commence to run against him till all have ceased, अरुणिमा आपने पहले ठीक लिखा था, प्रोवाइजो टू 99, ठीक है. नेहा यू आर आल्सो करेक्ट 9. सो बेसिकली जब वो, आप वैसे नोटिस ये करना, जब वो 6 से बाहर हो जाएगा तो 9 नहीं अप्लाई होगा, ठीक है. बस टाइम का यही चक्कर है, इनिशियल और सब्सिक्वेंट. अगर क्वेश्चन आएगा 6 से बाहर तो 9 होगा, 9 नहीं तो 6 होगा, राइट. सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए. ओनली देन वी स्टार्ट विद सेक्शन 6 सब क्लॉज 3. आप लोगों को जिन्होंने पहले किया उनको समझ आ गया, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू 6 सब क्लॉज 3. अब आते हैं एलआर पिक्चर्स पे. लेट्स ब्रिंग द एलआर्स इनटू द पिक्चर. मैं बाद में आपको 2-3 डायग्राम्स बनाऊंगी जिससे आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. सेक्शन 6 सब क्लॉज 3, रीड करो सेक्शन 6 सब क्लॉज 3. सो बेसिकली यहाँ किस चीज की बात हो रही है? डिसेबिलिटी
कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। जो डिसेबिलिटी है वो कंटिन्यू हो रही है अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। लेट्स से ए है, वो इंसेन है, ठीक है, आज उसका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट, एंड ही डाइज। तो जिस टाइम वो मरा ही वॉज अंडर डिसेबिलिटी। आपने पेपर में ये चेक करना है, लेट्स से ए है, वो 17 साल का है, आज उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ए लेट्स से इंसेन है, यहाँ 17 साल का है, दैट मीन्स डिसेबल्ड है, ठीक है। 16(1)(2) से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर डिसेबल्ड है तो उस केस में क्या होगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन रुकेगा और बाद में वो एक्सटेंड होगा। सो लेट्स से जिस टाइम उसकी डेथ हुई ही वाज अंडर सम डिसेबिलिटी। तो पिक्चर में कौन आएगा, डेथ के बाद कौन आते हैं, एलआरस, ठीक है। सो एलआरस को भी क्या दिया जाएगा, सेम टाइम, सेम टाइम, कितना, जितना, हिंदी में लिख लो इसको बेशक, जितना उसको मिलता डिसेबिलिटी सीज होने पे, ठीक है, जितना उसको मिलता डिसेबिलिटी सीज होने पे। जब ये 18 साल का हो जाता, ये 17 साल वाला, ठीक है, 18 के बाद उसको 12 साल मिलते, सेम टाइम कितना उसको मिलेगा, उसके एलआर। सो इसको जब आपने कैलकुलेट करना है, आपने हिंदी में ये लाइन याद रखनी है, जितना उसको मिलता, ठीक है, जो बंदे की डेथ हो गई, जो डिसेबिलिटी में था, सेम जो है वो उसको अप्लाई होगा टाइम। जब इसकी मैं डायग्राम बनाऊंगी आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक इन 6(5), ये तो फिर भी सॉल्व होता है, पहले 6(4) पे आते हैं। सो बेसिकली 6(4) किस चीज़ की बात कर रहा है, अब जो ये तो बिल्कुल ही बड़ी किस्मत की बात कर रहा है, ठीक है। 6(4) कह रहा है कि जो ये अभी हम एलआरस लेके आए पिक्चर में, लेट्स से ये भी डिसेबल्ड है, ठीक है, तो बेचारा बड़ा नेगेटिव सा लॉ है, इसने सबको लेके चला गया, अगर ये भी माड़ा हो गया, ये भी माड़ा हो गया, बीच में से मर भी गया, सो ऑल दी नेगेटिव सिचुएशंस। सो लेट्स से 6(4) जो है वो आपका कहता है कि एलआर जो है वो डिसेबल्ड है, किस टाइम पे, उस टाइम पे, ठीक है। आपने चेक करना है एलआर जिस टाइम पे उसके ऊपर लायबिलिटी आई वो उस टाइम पे क्या है, डिसेबल्ड है, लेट्स से इंसेन है, ठीक है। सो सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 एंड 2 के जो बेनिफिट्स थे वो इस पे भी अप्लाई, ठीक है। किसको मिलेगा बेनिफिट, उस डिसेबल्ड एलआर। ऊपर तो हमने नॉर्मल वाले एलआर को बेनिफिट्स दिए, ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर मैं मर गई, मेरा आगे एलआर था, वो एलआर भी डिसेबल्ड है, पहले तो मैं डिसेबल्ड थी, फिर नेगेटिव सिचुएशन आएगी, मैं मर गई, तीसरी नेगेटिव सिचुएशन आएगी, जो एलआर आया वो भी डिसेबल्ड है, तो उस केस में उसको 6(1) और 6(2) का बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या था, बेसिकली जब तक डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती तब तक उसको करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, डिसेबिलिटी सीज होने तक उसको वेट करनी पड़ेगी, ठीक है, डिसेबिलिटी सीज होने तक वेट करनी पड़ेगी। सो पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। सो कब केस फाइल होएगा, जब आपका एलआर जो है वो साउंड माइंड का हो जाएगा। एलआर जब साउंड माइंड का हो जाएगा तब से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। पेपर में 6(1) पे आ जाए, 2 पे आ जाए, 3 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, आपको बेसिक चेक यही करना है, सूट्स पे अप्लाई हो रहा है और ये एप्लीकेशंस पे अप्लाई हो रहा है, एग्जीक्यूशन डिग्री पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये सब चेक कर लेना है। बाद में आपने देख लेना अप्लाई करने वाला जो होना चाहिए डिफेंडेंट नहीं होना चाहिए, राइट। थर्ड थिंग यू विल चेक, ऐसे सभी केसेस में आपका तब से लिमिटेशन स्टार्ट होगा जब से उसकी किसी की भी एलआर की हो गई है, कोई 2 डिसेबिलिटीज है, कुछ भी, जब वो खत्म हो गई, जिस दिन वो एक नॉर्मल इंसान है उस दिन से हम लिमिटेशन को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ लेट्स कम टू 6(5). ये है पंगे की
मेथड इसको क्वेश्चंस में गलत करते हैं स्टूडेंट्स। 6.5 रीड फर्स्ट। दो चीजों का फर्क है। कैन यू मेंशन दैट टू एवर इज अटेंडेड क्लासेस पहले? राइट। सेकंड पॉइंट, टाइम कितना मिलता है? कितना मिलेगा टाइम? यही गलती आप लोग करते हो। हाँ जी, कौन सा टाइम मिलेगा यहाँ? यस, जितना बच गया। यहाँ पे आपका टाइम वो नहीं मिलेगा जितना डिसेबिलिटी सीज से स्टार्ट हो गए 12 साल मिलने थे। लेट्स से बीच में हो गया 6 साल बचे तो 6 साल ही मिलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका 6.5, इसको ध्यान से नोट करना। इसके पहले तो 2 पॉइंट्स आपने पेपर में चेक करने हैं। दैट द पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज after the disability ceases. Person under disability dies after the disability ceases. पहले वाले हमने क्या पढ़ा था कि वो डिसेबिलिटी के चलते चलते मर गया तो उसके एलआर पिक्चर में आए थे। यहाँ पे वो डिसेबिलिटी खत्म हुई, लेट्स से 17 साल का था, ठीक है, 18 साल का हो गया, 18.5 पे उसकी क्या हो गई? डेथ। 17 साल का था, डिस्क्वालीफाइड था, राइट। 18 इयर्स पे वो क्या हो गया? मेजर हो गया, वो क्वालिफाइड हो गया। और 18.5 पे उसकी क्या हो गई? डेथ। अब यहाँ आपने क्या चीज चेक करनी है जो बेयर एक्ट के हिसाब से कई लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते। दैट मीन्स उसने सूट फाइल नहीं किया, कब तक? टिल 18.5। नहीं, कोई भी टाइम लिमिट हो सकता है, ठीक है। आपने हाँ, इसके हिसाब से आप सही कह रहे हो, बट अदरवाइज इट कैन बी एनी टाइम पीरियड। आपने ये चेक करना है कि जब वो बंदा जिसकी डिसेबिलिटी थी, पहली चीज तो जब मरा उस तब मरा जब डिसेबिलिटी खत्म हो चुकी। दूसरा, जब सेकंड पॉइंट क्वेश्चन में आएगा उससे पहले आपने ये देखना उसने सूट भी फाइल किया होना चाहिए, ठीक है, जिस सूट की बात हो रही है। सेकंड पॉइंट, विदिन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन मरा है, ठीक है। डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद मरा है, पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन चलते चलते मरा है, ठीक है। तब आपके एलआरस पिक्चर में आएंगे, मर गया तो एलआरस तो पिक्चर में आएंगे ही आएंगे, राइट। सो ये एलआर के केस में, ये वाले एलआर के केस में टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। देन द क्वेश्चन इज कितना टाइम मिलेगा? जितना बच गया। ये हिंदी में लिखना अगर सॉल्व करके आपको इजी हो जाएगा। देन द सेम थिंग अप्लाइज, ठीक है। वो तो चक्र में चलता ही रहेगा, एक मर गया दूसरा डिसेबल्ड हो गया, राइट। सो बेसिकली इसमें आपने देखना है, इसको मैं आपको पहले लिख लो फिर एग्जांपल से समझाती हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा गलत करते हो आप। फर्स्ट राइट डाउन देन आई एक्सप्लेन टू यू। आज 6 ही कंप्लीट कर रहे हैं तो शांति से करेंगे। लिख के एक बार पेयर एक्ट दोबारा पढ़ो। ठीक है, सो यहाँ लाइन क्या है? हैड ही नॉट डाइड। तो यहाँ सिचुएशन डिफरेंट कंसिडर हो रही है। अब इसको जिसको भी नहीं समझ आया, ऑनलाइन भी किसी को नहीं आया, तो एग्जाम्पल लेके चलो, बड़ी सिंपल एग्जाम्पल लेके चलेंगे। लेट्स से माइनर है, ठीक है। वो कब माइनर है? जब कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, तभी अप्लाई होगा सेक्शन 6, ठीक है। जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस दिन जो प्लेंटिफ है वो क्या है? माइनर, ठीक है। लेट्स से उसको लॉ ने दिए 3 साल, राइट। 3 साल का लिमिटेशन पीरियड एज पर शेड्यूल एप्लीकेबल था, राइट। यहाँ पे वो मेजर हो गया बीच में जाने, राइट। मेजर हो गया पर उसने
सूट फाइल नहीं किया अभी भी, अभी वो अपना हैप्पी बर्थडे 18वां बर्थडे हो गया जी, चलो चिल मारते हैं, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन का क्या कर लेंगे, अभी भी टाइम पड़ा है, बिकॉज टाइम तो पड़ा है, 3 इयर्स तक का टाइम है, राइट। फिर वो हैप्पी बर्थडे मनाया, बेचारे की माड़ी किस्मत, यहाँ पे क्या होगी उसकी डेथ, ये भी बीच में चले, कौन सा बीच में चले, आप चेक करो, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। पहला क्या है, पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस, उसकी डिसेबिलिटी खत्म होगी, वो 18 साल का हो गया, उसके बाद मरा, पहले किस चीज के मरा, विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 3 साल चल रहे थे उससे पहले उसकी डेथ होगी, तो यहाँ कौन सा आपका, यहाँ कौन पिक्चर में आ जाएंगे, एलआर, ठीक है, यहाँ एलआर आ गए, पर आपको टाइम कितना मिलेगा, इतना, जो डार्क की है, ठीक है, ये क्या है, जो लेफ्ट है टाइम, राइट, ये टाइम वो है जो बच गया, सो यहाँ पे उसको इतना ही टाइम मिलेगा उसके एलआर को लिमिटेशन के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, पहले इजी वाला करेंगे, सिंपल सिंपल एग्जांपल से, सो दैट नन ऑफ यू गेट्स कंफ्यूज्ड। हाँ जी, who wants to ask? Just a second. हाँ जी अरुणिमा। हाय मैम। हाँ जी मैम, अभी जो आपने एग्जांपल दिया लास्ट में, उसमें आपने बोला कि ए माइनर था और तब कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ और तब लॉ ने उसको 3 इयर्स दिए और उसके बीच में वो मेजर टर्न हुआ। नहीं, उसके पास पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 इयर्स है एज पर लिमिटेशन लॉ, ये बोला मैंने। वो लेकिन वो रन तो मेजर होने के बाद शुरू होगा ना। नहीं, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस दिन, लेट्स सी हम भी सुपरफिशियल एग्जांपल ले रहे हैं, अभी आपने कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें, ये मैं सुपरफिशियल एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि लेट्स से कोई भी बंदा, उसके केस में 3 इयर्स एप्लीकेबल है, फिर उसकी माइनॉरिटी आई, बीच में वो मेजर हो गया, फिर डेथ आ गई, सिर्फ आपको डायग्राम इसलिए बनाइए, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं आई है, जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 6-5, ठीक है, कैलकुलेशन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, यू वेरी राइट ऑन दैट पॉइंट, उस केस में तो उसका टाइम ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड ही हो जाएगा, ठीक है। मैं समझ गई जो आप पूछना चाहते हो, आपको समझ आ गया, ठीक है, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। पहले कैलकुलेशन करते हैं, चलो राइट डाउन फर्स्ट, लीगल प्रोसेस is operative after such persons are free from the deficiency, अब हम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो आप पहले चेक करोगे कि जब ये सब कुछ क्या हो गया, सीज, तब से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। सो यहाँ बेसिकली क्या हो गया, सीज। सेकंड पॉइंट, स्टोरी में हमेशा याद रखना है कि ये जो प्रिविलेज है, ये जो दी गई है लिमिटेशन की, ये बेसिकली क्या है, पर्सनल प्रिविलेज, दिस इज पर्सनल प्रिविलेज, दैट मीन्स जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल है उसको तो मिलती ही मिलती है, राइट, उसके एलआर को भी मिलती है आफ्टर द डेथ ऑफ डिसेबल्ड, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ डिसेबल्ड। पर क्या यहाँ पे असाइनीज और ट्रांसफरीज को मिलती है, दिस इज फॉर योर प्रीलिम्स। बेयर एक्ट के हिसाब से देखो ना, बेयर एक्ट की लैंग्वेज फटाफट, बेयर एक्ट आपके पास है, देखा करो फटाफट, असाइनी और ट्रांसफरी वर्ड यूज हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफरी और असाइनी को, जितने आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं वो टारगेट ही आपका बेयर एक्ट करते हैं, ठीक है। सो उसकी लैंग्वेज आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, ट्रांसफरी और असाइनी के केस में ये अप्लाई नहीं। नाउ लेट्स फर्स्ट सी 2 सिंपल एग्जांपल्स, बिल्कुल छोटी छोटी 2 एग्जांपल्स करते हैं, देन वी ड्रॉ द डायग्राम्स। अब लेट्स से कोई लड़की है, लेट्स टेक हर नेम सिमरन, ठीक है, यहाँ पे उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, उसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया, उस पर डिसेबिलिटी है 3
गई 18 साल की, दैट मीन्स मेजर। सो जब आपने काउंटिंग करनी है ऑफ 3 years तो आप कब से करोगे, जो अभी अरुणिमा पूछ रही थी, बेसिकली कब से करोगे, आज से। ठीक है, जब आपने कैलकुलेशन करनी है, आपने काउंटिंग करनी है ऑफ 3 years फ्रॉम टुमारो। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टुमारो से लेके नेक्स्ट डे से लेके कितने साल, 3 years। कितने हुए, मैथ्स लगाओ। तो सिंपल सिंपल है, पेपर में तो कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। सेम लेट्स से एक और क्वेश्चन आया था आपको, सेम लड़की ले लेते हैं, सिमरन अच्छा सा नाम है। डिक्री एग्जीक्यूट करवानी है उसने, राइट। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, डिक्री एग्जीक्यूट कराने के केस में लिमिटेशन पीरियड कितना मिलता है, शेड्यूल खोलो, थोड़ा थोड़ा शेड्यूल पढ़ा करो साथ साथ में। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, शेड्यूल कभी पढ़ते हो कि रेस्ट इन पीस ही रहता है। चलो लेट्स टेक द एग्जांपल, यहाँ पे 12 साल है, ठीक है। सो आज वो क्या हो गई, लेट्स से मेजर, सेम एग्जांपल है। सो यहाँ काउंटिंग आप कौन से स्टार्ट होगी, 12 years है, देख लिया आपने उसमें, ठीक है। सो काउंटिंग ऑफ 12 years फ्रॉम टुमारो, राइट। ये टाइम आपको मिलेगा टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ये तो पहला स्टेप है, ठीक है। आपने पेपर में ये देखना है कि जब उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो गई उसके बाद से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा टू फाइल दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। फिर आपने लिमिटेशन का पीछे वाला वो खोल के देख लेना आर्टिकल की उसको कितना पीरियड मिला होगा, तो वहां से आपने वो ऐड कर देना जिस दिन से उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो गई, प्लस दैट 12 years 3 years व्हाटसोएवर स्टार्ट्स होगा, ठीक है। नाउ लेट्स फर्स्ट मेक द डायग्राम्स। पहले डायग्राम्स ये लिख लिया आपने, लिख लो कोई नहीं, सिर्फ डायग्राम्स ही बचे हैं, बाकी खतरनाक क्वेश्चंस हम एक दिन छोड़ के सॉल्व करेंगे सो दैट कोई ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। There were 2-3 ऑनलाइन स्टूडेंट्स who sent me the message, इसको बड़ी स्लोली समझाना, आप अपनी ओरिजिनल स्पीड पे मत समझाना कहीं हमारे निकल जाए। प्लस सर हैज आल्सो गिवन मी इनफ डेज टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट, सो आराम से करेंगे। चलो लेट्स मेक दी डायग्राम्स। ये आप अपने पास रखना है, जो मैं आपको 4 डायग्राम्स दे रही हूँ, इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होएगा। लेट्स फर्स्ट मेक फॉर 6-1 6-1 क्या कहता है, जब आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, लेट्स से आप माइनर हो या अनसाउंड, ठीक है। आपको प्रिस्क्राइब्ड पीरियड लेट्स से यहाँ पे 3 years दिया गया। सो जब आप क्या हो जाओगे, मेजर या साउंड माइंड, यहाँ से आपका प्लस 3 years स्टार्ट होगा। ये जो सिंगल वाली लाइंस है, यहाँ से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट वन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 6-1 क्या कहता है कि जब आप माइनर या अनसाउंड माइंड हो, तो जिस दिन आप मेजर या साउंड माइंड हो जाओगे, वहां से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, लेट्स से 3 years। नाउ लेट्स कम टू 6-2, ठीक है। 6-2 क्या कहता है, लेट्स से आप माइनर हो प्लस अनसाउंड माइंड। इसमें हमने 2 तरीके की सिचुएशंस देखी ना, पहली सिचुएशन की बात करेंगे, पहली का फॉर्मूला है लेट्स से माइनर हो और क्या हो, अनसाउंड माइंड, दैट मीन 2 डिसेबिलिटीज है, ठीक है। आपको लेट्स से लिमिटेशन पीरियड दिया गया है 12 साल, राइट। लिमिटेशन पीरियड इज 12 years। तो लेट्स से यहाँ पे आप क्या हो गए, मेजर, बाद में यहाँ जाके आप क्या हो गए, साउंड माइंड। तो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होगा,
साउंड माइंड से, ठीक है। यहाँ से एरोज लगा लो, यहाँ से आपने प्लस 12 ईयर्स कर दिया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दोनों डिसेबिलिटीज खत्म हो गई। पेपर में ये चेक करना है कि कैलकुलेशन, जिसको कुछ नहीं समझ आया ना, सिंपल मैथ समझ लेना कि जिस दिन सारा पंगा खत्म हो गया, बंदा नॉर्मल हो गया, वहां से प्लस द थिंग गिवन इन द शेड्यूल, उसको ऐड कर दो, ठीक है। शेड्यूल तो रीड करना आ ही जाएगा, उसमें लिखा होता है, पेपर में डायरेक्ट भी मिलता है, वो आपको फर्स्ट लाइन में बता देंगे किस चीज़ का इमूवेबल प्रॉपर्टी का है या किस चीज़ का केस है। आपने फटाफट उसका आर्टिकल निकालना है। अगर आपको कुछ मैथ्स नहीं आता, आपने कहना है कि ये जब पूरा इसका खत्म हो गया पंगा, उसमें वहाँ वाली डेट से आपने प्लस 12 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स जो भी है आपने वहाँ से करना है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन आपको दी गई थी, लेट्स से माइनर है, ठीक है। एज पर लॉ हमारे पास 12 साल एप्लीकेबल था, यहाँ जाके वो क्या हो गया, मेजर, ठीक है। उससे पहले पहले वो इस टाइप पे क्या हो गया, अनसाउंड माइंड, बीच में, राइट, अनसाउंड माइंड। अब वो मेजर तो हो ही गया था, आगे जाके वो क्या हो गया, साउंड माइंड। आपको यहाँ क्या याद रखना है, बिफोर वन डिसेबिलिटी सीज्ड, वो क्या हो चुकी है, दूसरी डिसेबिलिटी उसका डोर नॉक कर चुकी है। तो यहाँ कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से प्लस 12 ईयर्स और 3 ईयर्स व्हाटएवर इज गिवन एज पर द शेड्यूल, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं पता तो उसका मतलब ये है कि शेड्यूल में आपका दिया गया है कि आपको कौन सा आर्टिकल अप्लाई करना है। अगर आपको लिखा गया सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप वो वाला आर्टिकल देखोगे, उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिसको अप्लाई नहीं करना आता। देन इज 6 सब क्लॉज 3, 6 सब क्लॉज 3, लेट्स से माइनर है, ठीक है। माइनर की एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट्स से 2 साल का है, राइट, 2 इयर्स का है। जब तक वो मेजर होता, कब तक होता, आफ्टर 16 इयर्स, ठीक है। उससे पहले पहले क्या हो गई, डेथ, राइट। तो कौन पिक्चर में आ गए, एलआर्स। तो ये जो यहाँ एलआर्स पिक्चर में आए हैं, इनको ये पूरा टाइम पीरियड ऑफ 12 इयर्स मिलेगा, पूरा पीरियड ऑफ 12 इयर्स मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इज 6 सब क्लॉज 4, 6 सब क्लॉज 4 क्या कहता है, माइनर है, ठीक है। लेट्स से वही सेम 12 इयर्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन लेके चलते हैं। पूरा मतलब एक्सटेंडेड टाइम, उसके आगे वाला ये तो, हाँ, ये आपने नोटिस करना है कि कब तक है, ठीक है। अलग एलआर को बड़ा नोटिस करके रखना है कि उस पे 6, 3, 4 कौन सा लग रहा है, ठीक है। 6, 4 पे आते हैं। लेट्स से जो माइनर है ये यहाँ मेजर होता, उससे पहले यहाँ डेथ हो गई, ठीक है। एलआर पिक्चर में आया, एलआर भी डिसेबल्ड है, लेट्स से क्या है, अनसाउंड माइंड का है, राइट। माइनर था, एक बंदा अंदर डिसेबिलिटी था, वो मेजर हो रहा था बेचारा, उसके बीच में ही उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। कौन पिक्चर में आ गई, डेथ में पिक्चर में आ जाते हैं एलआर्स। वो एलआर भी अंडर डिसेबिलिटी है, लेट्स से अनसाउंड माइंड का है। तो जब उसका एलआर क्या हो जाएगा, साउंड माइंड, यहाँ से आप क्या करोगे, प्लस 12 ईयर्स। हाँ हाँ, वहां से, ठीक है। तो दैट मीन्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपको पूरा मिलता है एक्सेप्ट फॉर 6-5 में। 6-5 में आपको कौन सा मिलता है, जो बच गया, ठीक है। 6-5 में वो मिलेगा जो बच गया। सो देखो, अगर आप देखो तो आपको टाइम उतना ही मिल रहा है जितना शेड्यूल में दिया। टाइम बेसिकली क्या किया गया है, रोका गया, एक्सेप्ट फॉर 6-5 जिसमें आपको कम टाइम मिलेगा उस सिचुएशन में, दैट इज ओनली इन केस ऑफ 6-5। बाकी सब में आपको उतना ही टाइम मिल रहा है, बिकॉज टाइम को तब तक रोक दिया गया है जब तक आपकी डिसेबिलिटी क्या नहीं हो जाती, सीज, ठीक है। अब यहाँ तक पहले एक बार बेयर सब शांति से 5 मिनट बैठ के देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम। इफ इट इज क्लियर देन वी बिगिन विद, हमने 10 छोड़ा था, उसका एक केस बचा हुआ है हमारा।
We write that down and we solve one question on section 5. Question solving start करते हैं. 5th के I think section 5 के हमने कोई question नहीं solve किया, है ना? So let's start with 5th first. देखो एक बार मेरा किसी को कोई problem? हाँ जी. हाँ जी अरुणिमा. मैम आई हैव वन डाउट. मैम ये आपने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है, बट आई जस्ट वांट टू कंफर्म. इट विल बी कैलकुलेटेड on the day when the disability is cured, or the day after the disability That is is the cured? next day because हम जब आगे कैलकुलेशंस करेंगे ना तब मैथ्स में आपको समझ आ जाएगा ये बेसिकली. ठीक है. Okay, thank you. Anyone else if you have any doubt, because limitation समझ आना मैथ्स है, इसमें कैलकुलेशन समझ आना is very very important. और जिसको कुछ नहीं समझ आया प्लीज डोंट पैनिक. ये अभी हम पूरा डिटेल में कर रहे हैं. लास्ट में मैं आपको सारे चार्ट्स एक बार दोबारा बनाऊंगी और प्रॉपर समझाऊंगी. इन द लास्ट 2 क्लासेस वी हैव 2 रिवीजन क्लासेस फॉर दिस सब्जेक्ट, जिसमें ये पूरा डिटेल में किया जाएगा एक बार, बिकॉज दिस इज अ टफ सब्जेक्ट. आप लोगों को आ गया समझ? 2 मिनट ब्रेक ले लो एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग सेक्शन 10. उसका 2 पेज है एंड देन वी सॉल्व वन क्वेश्चन एंड दैट्स इट. आराम आराम से करेंगे. 6 बहुत है आज के लिए. 7 स्टार्ट कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओ. पहले क्वेश्चन ही लिखो. चलो राइट डाउन द क्वेश्चन ऑन सेक्शन 5. सेक्शन 5 याद है किसी को? क्या किया था हमने 5 में? क्या रीड करो दोबारा प्यारा. क्या कहता था सेक्शन 5? सो बेसिकली किस किस पे अप्लाई होता है सेक्शन 5? सूट्स एंड एप्लीकेशंस. ठीक है, सूट्स एंड एप्लीकेशंस पे होता है. अब फिर सूट किसने बोला था? अभी आपने क्वेश्चन ही गलत कर देने थे. सो सेक्शन 5 बेसिकली अप्लाई होता है अपील्स एंड एप्लीकेशंस पे. वो चार्ट दोबारा रिवाइज करो, रोज रिवाइज किया करो. सूट्स, अपील्स, एप्लीकेशन पे तीनों पे कौन सा लगता है? सेक्शन 3, 4 एंड 12. ठीक है. अपील्स एंड एप्लीकेशन पे कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 5, जिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने ये छोटू सा चार्ट है, इसको अपने साथ याद रखना है ताकि आप गलती ना करो, बिकॉज कई बार क्वेश्चन पूछता ही ये होता है. आई एम गिविंग यू वन हिंट. ठीक है. देन इज सूट्स एंड अपील्स पे क्या अप्लाई होता है? सेक्शन 13. देन इज सूट्स एंड एप्लीकेशंस पे सेक्शन 6 to 9 एंड देन 14 to 18. नेक्स्ट इज सूट्स पे कौन सा है? 10, 21, 23, 25 एंड 27. ठीक है. नाउ लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन. लिखो. गौरव while leaving India. जिसको नहीं आता वो ऑनलाइन भी प्लीज क्वेश्चन नोट कर लेना. पैनिक नहीं होना. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्विंग द क्वेश्चन, धीरे धीरे समझ आ जाएगा. गौरव while leaving India signed the plaint for institution of a suit against Raman for the recovery of rupees 25,000. For the recovery of rupees 25,000. Full stop. All the relevant documents along with the plaint
to India, he inquired from his counsel, that is lawyer, he inquired from his counsel whether he had instituted the suit, full stop. The counsel replied that the suit must have been instituted, full stop. However, on locating the papers, comma, the counsel found that Gaurav's suit was not instituted within the limitation period, full stop. To avoid embarrassment, comma, the counsel instituted the said suit for recovery along with an application for condonation of delay under section 5 on the ground that the papers were misplaced, full stop. What will be the fate of FATE? What will be the fate of Gaurav's suit? अब ये आपको ये तो समझ आ गया किस पे ये क्वेश्चन, सेक्शन 5 पे, ठीक है। 5 में एक बार जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझाया रिपीट कर देती हूँ। 5 में हमने क्या क्या पॉइंट्स किए थे कि ये सूट्स पे अप्लाई नहीं होता, अपील्स पे अप्लाई होता है। इसीलिए मैं अब आप में से जो लोग समझ गए, इसीलिए पहले मैं डायग्राम में बनाती हूँ ये पॉइंट, ठीक है। और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, ठीक है। सो इसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे केस में प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद एडमिट होगा जहां आप कोई सफिशिएंट कॉज कोर्ट को जस्टिफाई कराते हो कि हमारे पास सफिशिएंट कॉज था जिस वजह से हमारी या तो अपील या हमारी एप्लीकेशन क्या हो गई, डिले, ठीक है। सो दैट मीन्स इस केसेस में कोर्ट के पास होती है डिस्क्रिशनरी पावर। वो डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर एक्सेप्शन टू सेक्शन 3 दे सकते हैं आपको। 3 क्या था, ठीक है। 3 कहता है कि लिमिटेशन के बाद आप नहीं आ सकते। 5 कहता है अपील और एप्लीकेशन के केस में अगर आप सफिशिएंट रीजन दे देते हो तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अब आपको देखो, इसीलिए सबसे पहले सौखा क्वेश्चन करवा रही हूँ। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब आप इसको 5 मिनट लगा के फ्रेम करो पहले अपने दिमाग में, और पहले आपने सॉल्व जब करना है ना, फैक्ट्स को अंडरलाइन करो, देन यू टेल मी व्हाटएवर फैक्ट्स यू अंडरलाइन, जो आपको हिंट देते हैं। जैसे हमने नोट्स बनाए हैं ना, सेम आपको स्टोरी में वैसे ही हिंट्स आए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आंसर इन द चैट बॉक्स। दिस इज नॉट अ टेस्ट, सो इफ यू आर एबल टू सॉल्व यू कैन डू इट, अदरवाइज दैट्स ओके, यू कैन सिट एंड लिसन।
ऑफ द काउंसिल है वो कंटिन्यूएशन ऑफ डिले में आती अगर ये अपील या एप्लीकेशन होती। सो दिस आल्सो सेकंड पॉइंट हैज टू बी आंसर्ड। आपने क्या किया है बनिका? बिल्कुल ठीक है, आपका भी फर्स्ट पॉइंट सबका ठीक है। सो इसमें बेसिकली दो क्वेश्चंस है मैं जो आपसे पूछ रही हूँ। पहला क्वेश्चन तो है क्या ये एप्लीकेबल है, सॉरी मैं शीट ही लगाना भूल जाती हूँ। सो पहला केस है कि क्या ये यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्यों? बिकॉज ये सूट्स की बात हो रही है, ठीक है। पहली लाइन में हमने क्या लिखा, गौरव व्हाइल लीविंग इंडिया साइंड द प्लेंट, वहीं से आपको समझ आ जाएगा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात हो रही है। हमने तभी मैंने बोला था वहाँ वर्ड्स पे फोकस देना है, ठीक है। फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, जहाँ वो आ गया आपने सबसे पहले फॉर्मूला लगा देना कि सूट्स पे तो ये अप्लाई होता है, ठीक है। देन आप ये नहीं कह सकते सारी स्टोरी बेकार है। अगर आपसे अगले ने इतनी लंबी स्टोरी पूछी है तो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या ये सफिशिएंट कॉज में फॉल करता या नहीं करता। मिस्टेक याद है उस दिन किया था ऑन द पार्ट ऑफ काउंसिल। हमने तब कहा था कि ऐसा नहीं वकील बैठा रहा सिर खुजलाता रहा कि ओ अच्छा टाइम निकल गया। सो नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए आपके पार्ट पे, आपसे जेन्युइनली गलती हुई होनी चाहिए। अगर जेन्युइनली आपसे हुई, आपके वकील से हुई तो वो अलाउड है, तब आपकी एप्लीकेशन या फिर अपील के टाइम पे आपको कंटिन्यूएशन ऑफ डिले मिल जाएगा। बट अगर वो बोनाफाइड मिस्टेक नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको करवाने का मेन टारगेट यही था। इससे पहले हमने आई थिंक एक ही क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किया, अभी हमने क्वेश्चंस धीरे धीरे स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट वन वाज आल्सो वेरी इजी, सेकंड वन इज ऑन स्कोप ऑफ लिमिटेशन। आपको जब मैं सबसे पहले कहती हूँ ना एस क्रॉस कर लो, ए टिक कर लो, ए पी टिक कर लो, ये शॉर्ट फॉर्म्स हमने इसीलिए बनाए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पहली लाइन में बता देता है सूट इंस्टीट्यूटेड डिग्री है वो, इससे आपको समझ आ जाएगा कि इस पर अप्लाई ही नहीं होना, ठीक है। उसके बाद जो अगली राम कहानी है उसको आपने बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। अब इस क्वेश्चन को आप डिटेल्स में नहीं जाओगे, इसमें बहुत सारे केसेस नहीं लिखोगे बिकॉज यहाँ वो अप्लाई हो ही नहीं रहा। जहाँ पे वो अप्लाई होता है तब आपने केसेस में जाना है। अर्निमा आपने क्या लिखा है, डजंट फॉल अंडर सफिशिएंट कॉज काउंसिल में, यस यस, दिस प्लेस डॉक्यूमेंट डजंट अमाउंट टू सफिशिएंट कॉज, वेरी गुड, ठीक है। बोनाफाइड मिस्टेक के बारे में भी बात कर रही हूँ, यस यस। पर आप, मेरा मकसद आपको क्वेश्चन करवाने का ये था, एक तो आपको समझ आना कि आपने पहली लाइन में पकड़ लेनी है बात, ठीक है। सेकंड, अगर आपको इतनी लंबी कहानी दी गई उसको इग्नोर नहीं मारना, आपने एग्जामिनर को रिस्पेक्ट देनी है। आपने बोला भाई तूने इतना टाइम बनाने में लगाया, हम सॉल्व करने में भी लगाएंगे। सो यू विल केटर टू दैट कि वेदर ये सफिशिएंट कॉज में फॉल करता है या नहीं, बिकॉज आपको क्वेश्चन इसी चीज पे पूछा गया।